इवनिंग, कैसे हैं आप सभी और कैसी पढ़ाई चल रही है आपकी। फ्रेंड, आज हमारा प्रैक्टिस सेट 42 है और गाइज इससे पहले भी काफ़ी सारे हम प्रैक्टिस सेट कर ही चुके हैं और बहुत सारे क्वेश्चन उसमें रिवाइज भी हो चुके हैं। तो यहाँ बात हो रही है, हर मेरे टेस्ट में मेरे हर जो प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन यूनिक होते हैं। एक दो को छोड़ के कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है जो आपने पहले देख लिया है ना। हर प्रैक्टिस सेट में आपको यूनिक क्वेश्चन मिलेंगे, डिफरेंट क्वेश्चन मिलेंगे हर राइटर को लेकर के। तो गाइज़ अगर इन सीरीज़ को भी आप कर लेते हो और एग्ज़ाम तक कंटिन्यू रहेगी ये सीरीज़, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप इनको अच्छे से फोकस करें, इन पे आप अच्छे से इनको प्रैक्टिस करें, पढ़ते रहिए। बुक से भी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आप जो है रिलाई ऑन करें, मतलब क्या काउंट ऑन भी बोलते हैं विश्वास करने में, ना आप काउंट ऑन करें मतलब यूट्यूब पे ही, तो ऐसा नहीं है। गाइस जहाँ पे आपको कंटेंट अच्छा मिल रहा है उसको फॉलो करिए, बिल्कुल नहीं कि मेरा ही चैनल आप फॉलो करें। जहाँ पे से भी आपको अच्छा कंटेंट मिलता है, जहाँ से भी आपको अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं, आप उस चैनल को फॉलो करें। जो टीचर आपको पसंद है पढ़ाने के लिए आप उनको फॉलो करें, लेकिन अपनी खुद की पढ़ाई भी आपको करनी है। सेल्फ स्टडी बुक से भी आपको करनी है और प्रैक्टिस सेशन यहाँ पर आपको मिल ही रहे हैं, उनको भी आप। तो गाइस थ्योरी की क्लास में थ्योरी की क्लास भी अभी काफ़ी मैंने दी हैं पहले। अगर आप थ्योरी की क्लासेस भी मेरी पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे पढ़ सकते हैं, उनसे भी काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आपको। किसी भी राइटर की थ्योरी क्लास आप पढ़ना चाहते हैं, और बहुत सारे राइटर या पोएट की तो मैंने पिछली लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी दिए हुए हैं, है ना। PYQs भी मैंने दिए हुए हैं काफ़ी सारे, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज़ द को ऑथर ऑफ टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर किसका है? चार्ल्स लैम्ब का वर्क है। लेकिन जो चार्ल्स लैम्ब के साथ साथ और कौन था जिसने वर्क किया था इनके साथ? हेजलिट थे, मैरी लैम्ब थी, डे क्विंसी या फिर नन? तो गाइस मैरी लैम्ब थी, इनकी सिस्टर थी, ठीक है। इनकी सिस्टर जो थी उन्होंने इनके साथ मिल करके जो है कॉमेडी और ट्रेजेडी का इनका जो था 14 कॉमेडी टोटल 20 थे। और 20 में से गाइस कब आया था ये, पहले मैं आपको ये बता दूँ। ये जो था इनका पब्लिश्ड हुआ था 1807 में, ठीक है, याद रखिएगा आप। 1807 में इनका ये वर्क आया था और इसमें जो है मैरी लैम्ब और चार्ल्स लैम्ब दोनों ने मिलकर वर्क किया था। और 20 का ये कॉम्बिनेशन था, कलेक्शन था 20 का। और 20 में से गई जो कॉमेडी थी वो मैरी सेली की थी और जो ट्रेजेडी थी वो चार्ल्स लैम्ब की थी। तो इसमें टोटल कितनी थी कॉमेडी? टोटल 14 कॉमेडी थी और 6 ट्रेजेडी थी गाइस। तो ये आपको याद रखना है, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, और एक बात और मैरी लैम्ब के बारे में आपको बता दूं कि इनकी सिस्टर बाद में जो है वो मेंटल हो गई थी और उन्होंने खुद अपनी मदर को मार दिया था, है ना। और जो ये चार्ल्स लैम्ब थे ये सारी उम्र जो है अविवाहित भी रहे। ओके, चलिए। चार्ल्स लैम्ब बिलोंग्स टू, क्योंकि इन्होंने इसीलिए शादी नहीं की थी क्योंकि इनकी सिस्टर बीमार थी, उसी की वजह से इन्होंने शादी नहीं की थी, क्योंकि उनका ध्यान रखना चाहते थे ये। तो चार्ल्स लैम्ब बिलोंग्स टू, और इनकी एक लवर भी थी, उससे इनकी शादी नहीं हो पाई थी, ये भी रीज़न था। तो चार्ल्स लैम्ब बिलोंग्स टू, चार्ल्स लैम्ब किससे बिलोंग करते थे? रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज या फिर एलिजाबेथन एज? तो गाइज ये रोमांटिक एज से बिलोंग करते थे बिकॉज इनका जो टाइम स्पेन था वो 1775 से लेकर के 1834 रहा है, 1834 रहा है। तो आप देख लीजिए इसमें जो है ये रोमांटिक 1798 में आपको पता है कि लिरिकल बैलेड की स्टार्टिंग के साथ ही रोमांटिक पीरियड स्टार्ट हो गया था। तो वहाँ पर वर्ड्सवर्थ और सदे और जो कॉलेज थे वो भी रोमांटिक पोएट हैं। जॉन किट्स भी रोमांटिक, मतलब जो बिलेटेड रोमांटिक कहते हैं जिनको, कौन कौन है इसमें? लॉर्ड बायरन, शेली, ये तीनों के तीनों जो है लेट रोमांटिक पोएट हैं। और वर्ड्सवर्थ, कॉलेज और सदे लेट पोएट भी हैं और ये अर्ली रोमांटिक पोएट भी हैं। तो यहाँ जो चार्ल्स लैम्ब है वो भी रोमांटिक पीरियड की में ही रहे हैं, तो वो भी इसी से बिलोंग करते हैं। और एक चीज़ आप और याद रखिए, 1834 में ही हमारे चार्ल्स लैम्ब की डेथ हुई थी और 1834 में ही एसटी कॉलेज की डेथ हुई थी। और एक बात और खास है इनके बारे में कि ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड भी थे। ओके, चलिए। एसेज ऑन इलियाज रिटन बाय, एसेज और इलिया जो है किसने लिखा था? तो गाइज ये लिखा था हमारे ने। बी ऑप्शन पे हम लोग फॉलो करेंगे, बी ऑप्शन को फॉलो करते हैं। तो ऐसे जो आया था 1823 में, 1823 में। और लास्ट से जो फीलिया अगर पूछे तो आया था 1833 में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। Lamb did not mind the laughter of a young chimney sweeper when he fell down on the road.
गाइज इनका एक वर्क था चिमनी स्वीपर करके, तो उसमें उसी की ये इंसिडेंट है कि वो उसमें ये ऐसे है, ठीक है, एक टाइप का ऐसे है, ये कोई स्टोरी नहीं है, ऐसे है चिमनी स्वीपर करके। तो यहाँ जो बात हो रही है वो हो रही है गाइज, इसमें पूछा जा रहा है कि लैम डिड नॉट माइंड, लैम ने कोई मतलब माइंड नहीं किया इस बात को कि जब एक लड़का जो चिमनी स्वीपर था वो इनको देख के हंस पड़ा, तो इन्होंने माइंड नहीं किया उस बात को। तो क्यों माइंड नहीं किया? क्योंकि इट वाज हिज सिली, क्योंकि वो इनकी छोटी सी गलती थी, या फिर इट वाज अ ह्यूमरस, या फिर वाकई में हास्यास्पद इंसिडेंट था ये, या फिर इट वॉज इंडीड अ फनी सीन, या फिर मजाकिया दृश्य था, या फिर इट गेव द बॉय अ चांस टू लाफ, या फिर इस जो चांस दिया एक लड़के को उसने हंसने के लिए, था ये रीज़न था। तो गाइज यही रीज़न था, क्योंकि उनको ये लगा कि ये चिमनी स्वीपर है बेचारा, है ना, कभी हंसते नहीं है, लोग हमेशा अपने काम में लगे रहते हैं, कभी इनको मौका नहीं मिलता, बट ये इंसिडेंट देख कर जोरों से हंसी आ गई, ठीक है, तो ये ही रीज़न था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वॉज ओरिजिनल टाइटल एज लियोन एंड सिथना। लियोन एंड सिथना जो है ये वर्क किसका है गाइस? पीबी शैली का है। तो यहाँ पर हमें बात करनी है कि ये वर्क्स का जो है ओरिजिनल टाइटल क्या था। तो इसका जो ओरिजिनल टाइटल था गाइस ये था हमारा रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, ठीक है। किस पे जाएंगे हम? ये जाएगा हमारा डी ऑप्शन, ठीक है, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, जो कि कब आया था? 1817 में। चलिए पीबी शैली का टाइम स्पेन क्या था? 17, देखिए एक सेकेंड, हाँ 1792 से मिलकर के 1822। गाइस आपको लगता होगा कि मैं इतना क्यों बताती हूँ, मैं इतना इसलिए बताती हूँ क्योंकि बार बार ये चीज़ें आपको रिवाइज होंगी तो आपको ये लर्न हो जाएंगी, और ये चीज़ें पूछी जाती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछी जाती हैं गाइस, ये चीज़ें पूछी जाती हैं, आपका इनका पता होना चाहिए। ऐसे आप इनको नहीं याद कर सकते हो कि बार बार रिवाइज होती रहेंगी तो आपको खुद ही याद हो जाएंगी, है ना। आगे कभी कोई क्वेश्चन पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली देख लीजिएगा, आपको ये खुद आपके माइंड में स्टक कर जाएंगी चीज़ें कि मैम ने इतनी बार बताया है, तो ये याद हो जाएंगी आपको, इसीलिए मैं बताती हूँ, ठीक है। तो फाइंड आउट द ऑड पेयर ऑफ वर्क्स, आपको इनमें से ऑड पेयर ऑफ वर्क्स बताना है कौन सा है। इंडीमियन 1808 में, बिल्कुल ठीक है, जॉन कीट्स का है। द पोर्ट ऑफ बासिल या फिर इसाबेला भी कहते हैं इसको गाइस, इसको जो है इसाबेला भी कहते हैं, ठीक है। और ये द पोर्ट ऑफ बासिल ये भी जॉन कीट्स का 1820 में आया था। द ईव ऑफ सेंट एग्नेस ये भी जॉन कीट्स का 1820 में आया था, बट ये जो क्वीन मैब है ये 1813 में पीबी शैली का है। तो गाइज यही जो है वो ऑड पेयर है, ठीक है, बाकी सारे कीट्स के हैं, एक इनमें शैली का है। विच इज़ नॉट ट्रू स्टेटमेंट फॉर सैलीज वर्क्स, आपको सैली के वर्क्स के बारे में ट्रू स्टेटमेंट कौन सा नहीं है, यानी कि कौन सा रॉन्ग है, ये बताना है आपको। तो सैलीज ओड टू द वेस्ट विंड हैज़ बीन रिटन इन टेजरिमा, ये तो बिल्कुल सही है गाइज, दिस इज़ रियली करेक्ट है। तो एडोनिस इज़ वेल नोन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ विलियम गॉडविन, नहीं, ये गलत है गाइज, क्योंकि विलियम गॉडविन नहीं, पीबी शैली की जो एडोनिस थी वो जॉन कीट्स के लिए थी, आपको क्वेश्चन पता भी होगा। बाकी हेलास इज़ अ लिरिकल ड्रामा इंस्पायर्ड बाय द पॉसिबिलिटीज ऑफ ग्रीक रिवोल्ट, ये भी बिल्कुल सही है। सैलीज द ट्रम्प ऑफ लाइफ इज ड्रीम पोयम, हाँ बिल्कुल, और अनफिनिश्ड वर्क भी है ये इनका। अगर शैली का अनफिनिश्ड वर्क पूछा जाए तो बिल्कुल ये शैली का जो है अनफिनिश्ड वर्क है। चलिए, Which of the following works is inspired by Shelley's discussed at the so-called Peterloo Massacre? जो शैली का कौन सा वर्क इस पिटरलू मैसेकर से प्रभावित है? मैसेकर क्या होता है गाइज? नरसंहार को मैसेकर कहते हैं, कि बहुत लोगों का जो है बहुत लोगों को मार दिया जाता है, बड़ी संख्या में जो है मारा जाता है लोगों को, तो उसको कहते हैं मैसेकर, ठीक है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा इससे प्रभावित है, ये बताना है आपको। तो गाइज इसका देखें हम, तो ये बनता है बी ऑप्शन, यानी कि द मास्क ऑफ अनर्की, ठीक है। द मास्क ऑफ अनर्की जो है हमारा ये इससे प्रभावित था, जो कि 1819 में आया था, 1819 में आया था द मास्क ऑफ अनर्की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चार्ल्स डिकन्स लिटिल डोरिट इज एन अटैक अपॉन, किस चीज़ पे अटैक था? चार्ल्स डिकन्स का एक वर्क था लिटिल डोरिट, ये किस चीज़ पे अटैक था? आपको पता है कि चार्ल्स डिकन्स का जो है ना कोई टॉपिक होता था सोशल चीज़ों को लेकर के, सोशल प्रॉब्लम्स को लेकर वो लिखते थे मैगजीन ज़्यादातर वो भी। तो यहाँ बात करेंगे हम लोग
कि उनका जो है कौन सा ये लिटिल डॉरी किस चीज़ से प्रभावित था। द इकोनॉमिक एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज़, द सोशल प्रैक्टिसेस एंड देयर इफेक्ट्स, द सोशल सिस्टम, या फिर मार्शलेसी ये क्या है गाइस, क्या पढ़ेंगे आप इसको, मार्शलासी द डेटर्स एंड द सिस्टम दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। तो यही जो है वो इसका आंसर है, इसी चीज़ से रिलेट करता था, इफेक्ट करता था ये इनका वर्क गाइस लिटिल डॉरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इसमें पूछा जा रहा है इन विच नॉवल ऑफ डिकन्स के कौन से नॉवल में ये जो डू द कैरेक्टर्स ग्रेड ग्राइंड है, ठीक है, ग्रेड ग्राइंड नाम का कैरेक्टर है, बाउंडर भी है और सिसी जूप है, ये तीनों के तीनों कैरेक्टर आपको चार्ल्स डिकन्स के कौन से वर्क में मिलते हैं। तो गाइज इसका अगर देखें तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, ये हो जाएगा हार्ड टाइम्स। किस में है गाइज, ये नहीं, हार्ड टाइम्स, राइट। और जो कि आया था हमारा 1954 में। हार्ड टाइम्स कब आया था, 1954 में आया था। चलिए, व्हाट डज ऑल द क्लॉक सेट एट 20 minutes to 9 इन मिस हैविसम्स रूम इन ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। आपको पता है कि चार्ल्स डिकन्स का एक बहुत ही अच्छा सा नॉवल है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। तो इसमें बताना है आपको कि एक घड़ी है मिस हैविसम के जो वो है सेटिस हाउस कहते हैं, जो मिस हैविशम का जो घर है उसको सेटिस हाउस कहा गया है। तो उसमें एक क्लॉक है जो कि कब अटकी हुई है, कहाँ पे अटकी रहती है, ऑलवेज 20 minutes to 9। ठीक है, 9 होने में 20 minutes हैं, रह जाते हैं हमेशा। तो 8 बज के कितने पे, 8 बज के 52 minutes पे वो ऑलवेज वहीं पे रुकी रहती है। तो ये हैविसम्स रूम इज़, तो ये क्यों, ऐसा क्यों है गाइज। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि इट सिम्बोलाइजेज, ये सिम्बोलाइज करना चाहती है कि हैविशम डज नॉट वांट एनीथिंग टू चेंज। हैविशम जो है वो कुछ भी चेंज नहीं करना चाहती है अपने घर में। तो ये बिल्कुल सही है इसका आंसर, वो चाहती है और वो हमेशा उसी गाउन में घूमती रहती है जो उसने अपनी वेडिंग डे के दौरान पहना हुआ था। और उसका रीज़न ये था कि उस दिन उसका जो होने वाला पति था फियांसे, वो उसको छोड़ के चला गया था, इसीलिए वो जो है हमेशा उस टाइम को वहीं पर रोके रखती थी चीज़ों को। चलिए, आप इसको पढ़ेंगे ना ग्रेट एक्सपेक्टेशंस को, तो आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। विद होम डिड पिप लिव विद एट बिगिनिंग ऑफ द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। ये जो पिप है इसका नाम फिलिप पिरिप है, पूरा नाम पूछ लिया जाता है, फिलिप PIRRIP, ये इसका पूरा नाम है गाइस, फिलिप पिरिप। और पिप कहा गया है इसको, ये पूरा नाम इसका आ जाता है पूछने के लिए, इसको याद रखिएगा आप। तो ये पूछ रहा है कि विद एट द बिगिनिंग किसके साथ रहता था वो स्टार्टिंग में, तो वो अपनी सिस्टर और अपने जीजा के साथ रहता था। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, है ना, यही हो जाएगा ना। ठीक है गाइज, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी, आपको इसमें बताना है कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है। सरकमलोकेशन तो होता है जहाँ पर चीज़ों को जो है घुमा फिरा के कहा जाता है, एट द पॉइंट नहीं बल्कि इर्द गिर्द घुमा करके बातों को कहा जाता है। यूफेमिज्म होता है किसी भी ऐसी चीज़ को जो सुनने में अच्छी ना लगे उसको थोड़ी अच्छी बना देना, अच्छे वर्ड्स में उसको जो है बोलना। जैसे कि पास्ट अवे बोल देते हैं, ब्रीथ हिज लास्ट ब्रीथ, है ना, टेक लास्ट ब्रीथ करके। और जो मतलब डेड लोग होते हैं उनके लिए बोला जाता है पास्ड अवे और टेक हिज लास्ट ब्रीथ, ऐसे करके बोला जाता है। तो ये होता है यूफेमिज्म। अपोस्ट्रोफी आपको पता है कि डायरेक्ट क्या होता है, एड्रेस होता है किसी भी चीज़ को जो फिलहाल नहीं है थी। और तो इसका जो एकमात्र है वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि लाइटोटीज। नो मीन सिटी, डबल नेगेटिव की जहाँ पे बात होती है। नो मीन सिटी का मतलब है कि वो नो मीन सिटी है, इसका मतलब वो नो मीन सिटी है। नो मीन है ना, मीन भी भाई नेगेटिव सेंस है, देखिए मीन मतलब छोटा या सस्ता, और जो नो है वो भी नेगेटिव की सेंस में आता है, तो डबल नेगेटिव होता है यहाँ पर। नेक्स्ट देखें आप, द होल सिटी वेंट आउट टू सी द विक्टोरियस जनरल। पूरी सिटी विक्टोरियस जनरल को जो है देखने गई। तो मेटोनिमी है, पन है, आयरनी है या फिर एपिग्राम है। तो गाइस होल सिटी वेंट आउट, तो यहाँ पर मुझे सीधा लग रहा है क्या, बताइए आप मुझे। तो गाइस मुझे इसमें लग रहा है आपका ए ऑप्शन, यानी कि मेटोनिमी। देखिए मेटोनिमी क्यों है कि इसका मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ द नेम, सब्स्टिट्यूशन ऑफ द नेम।
तो यहाँ मेटोनिमी इसलिए है कि द होल सिटी रिप्रेजेंट द होल पीपल लिविंग इन द सिटी, है ना। द होल सिटी जो वर्ड है, ये होल सिटी जो वर्ड है यहाँ पर, ये पूरी सिटी में जो लोग रहते हैं, ना कि होल सिटी। होल सिटी कोई एक चीज़ थोड़ी है, पूरी सिटी होती है होल सिटी। तो यहाँ हो जाएगा आपका मेटोनिमी, ठीक है। चलिए, तो गाइज़ लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए, है ना गाइज़, तभी तो मोटिवेशन मिलेगा और चैनल भी आगे बढ़ेगा और थोड़ा व्यूज़ भी जाएंगे। तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोग वॉच कर रहे हैं, तो थोड़ा आपका भी फ़र्ज़ बनता है। मैं मेहनत करती हूँ आपके लिए इतना, तो आपका भी थोड़ा सा फ़र्ज़ बनता है कि एक लाइक या शेयर तो आप दे ही सकते हैं मुझे, है ना। फटाफट से कर दीजिएगा इस, अगर आपने नहीं किया अभी तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द पोएम एब्सेंसेस इज रिटन बाय, ये एब्सेंसेस नाम की जो पोएम है ये किसके द्वारा लिखी गई है? डॉम मॉरिस, आर.के. नारायण, सलमान रुश्दी या फिर झुम्पा लाहिरी। तो गाइज ये ए ऑप्शन पे जाएंगे, डॉम मॉरिस के द्वारा ये लिखी गई है। ए ऑप्शन पे हम लोग जाएंगे। चलिए, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, इनमें से करेक्टली स्पेल्ड क्या है? इनवर्टिब्रेट की स्पेलिंग बतानी है आपको, इनवर्टिब्रेट की स्पेलिंग बतानी है, इनमें से कौन सी है? तो देखिए, इनवर्टिब्रेट की स्पेलिंग जो है वो बी ऑप्शन सही है यहाँ, और सारे के सारे गलत हैं। बी ऑप्शन सही है। इन, IN इन, VERTE होगा, ना कि आई होगा, और फिर BRATE होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है आपको यहाँ पर भी। ओमलेट, ओमलेट में कौन सी स्पेलिंग सही होगी गाइज? OMM नहीं होता है, OM। तो ये जो A, C और D तीनों गलत हैं, जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पे भी वही ठीक है। देखिए, OME ओम, LETT लेट, ठीक है। देखिए, एक M होता है और डबल T होता है, राइट। यहाँ पे बताना है आपको क्यूजिन, क्यूजिन का बताना है आपको गाइज। तो क्यूजिन की सही स्पेलिंग कौन सी होगी? तो डी ऑप्शन सही है यहाँ, डी ऑप्शन सही है। CUISINE, CUIQSINE, क्यूजिन। तो क्यूजिन का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है गाइज क्यूजिन का अ पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ द कुकिंग, एक कुकिंग करने का एक पर्टिकुलर जो स्टाइल होता है किसी का भी, उसको हम क्यूजिन कहते हैं, राइट। तो गाइज ये था हमारा आज का क्या स्पेलिंग का वर्क। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। मोडेस्टी का एंटोनिम बताना है। मोडेस्टी गाइज, मोडेस्टी का मतलब है हम्बलनेस या फिर मीक, है ना। जो लोग थोड़े मीक होते हैं, बिल्कुल भी उनको घमंड नहीं होता है, मीक होते हैं, हम्बल होते हैं, तो उसको हम मोडेस्टी कहते हैं। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा यहाँ पर? तो उसका एंटोनिम जो है गाइज वैनिटी हो जाएगा, यानी कि प्राउड। वैनिटी का मतलब प्राउड होता है, घमंडी होता है, मतलब घमंड होता है एक तरीके से। तो वैनिटी जो होगा वो उसका यहाँ अपोजिट होगा, जिसका मतलब होता है टू मच प्राइड इन योरसेल्फ, राइट। चलिए, और क्या हो जाता है? वैनिटी हो गया, और आपका घमंड हो जाएगा, प्राउड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आउटरेजियस का एंटोनिम बताना है। आउटरेजियस, तो आउटरेजियस वर्ड जो होता है उसका मीनिंग क्या होता है? पहले तो ये बताइए। ये होता है डेकोरस, ये तो सिनोनिम हो गया है इसका, डेकोरस। तो इसका मतलब होता है वेरी शॉकिंग एंड एक्सट्रीमली अनफेयर ऑफेंसिव, वाइल डेकोरस मीन्स होता है हैविंग, मतलब इसका जो एंटोनिम है गाइज वो डेकोरस है, राइट। तो आउटरेजियस जो है, मेरे मुंह से जो है सिनोनिम निकला था, सॉरी। तो इसका जो डेकोरस है वो इसका एंटोनिम है गाइज, ए ऑप्शन पे जाएंगे। और इसका मतलब क्या होता है आउटरेजियस का? आउटरेजियस का मतलब होता है वेरी शॉकिंग एंड एक्सट्रीमली अनफेयर, ऑफेंसिव या फिर ऑफेंसिव कहें, ऑफेंसिव। जबकि डेकोरस का मीनिंग होता है हैविंग द करेक्ट अपीयरेंस और बिहेवियर, ठीक है। पर्टिकुलर किसी भी मौके पे एक अच्छा व्यवहार होना। और जो ये होता है आउटरेजियस होता है, आउटरेजियस होता है एक तरीके से एक्सट्रीमली बैड एंड अनफेयर बिहेवियर, राइट। कोई भी गलत काम। तो गाइज ये थे हमारे आज का जो है क्वेश्चन, और आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। तो ऐसे ही प्रैक्टिस सेट पाने के लिए क्या कर दीजिए, हाँ, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को जो नए हैं, और लाइक शेयर तो करना ही है, उसके लिए कहना ना पड़े, और कमेंट भी एक प्यारी सी ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए गाइज। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।